नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। गुजरात में वाइब्रेंट ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का समापन हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। काफी बिग टिकट इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुके हैं और अब गुजरात सरकार के सामने इन सभी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का बड़ा काम है। और इस वक्त मेरे साथ हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मिस्टर रूपानी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की थी। अब 9वें संस्करण का समापन हो चुका है। क्या बड़ी बात रही, क्या खास अचीवमेंट रहा? एक्चुअली तो 2003 में मोदी जी ने यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये विचार रखा। नेचुरली ये पहली इवेंट थी और इसके पहले भी कच्छ में भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, गोधरा के रायट्स हुए थे और उसके बाद गुजरात को विश्व के नक्शा पर दिखाने के लिए मोदी जी ने जो ये विज़न रखा, तो 2003 की वाइब्रेंट और आज 9वीं एडिशन, उसमें डिफरेंस स्वाभाविक रहेगा। मोदी जी का जो विज़न और यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने और हमारे सभी इवेंट के साथ जुड़े हुए हमारे सभी अफसर लोग, सभी कर्मयोगी लोग एक मिशन के रूप में कि गुजरात को विश्व में हमें ग्लोबल नक्शे पे गुजरात को चमकाना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुजरात की सेवा होगी। तो सब लोग अच्छी तरह से उसमें काम कर रहे हैं और उसके परिश्रम के कारण मैं मानता हूं कि ये आज दुनिया की सबसे बड़ी इवेंटों में एक इवेंट, ये वाइब्रेंट गुजरात इवेंट बनी है। कौन कौन से फोकस एरिया रहे जहां ज्यादातर एमओयू साइन हुए दूसरे देशों के साथ? देखिए, हम लोग एमओयू के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सक्सेसनेस हम इसलिए देखते हैं कि 135 देशों से डेलीगेशन आया। भारत की जो अच्छी कंपनियां वो सब यहाँ आई और ख़ास तौर पर युवा बिजनेसमैन और युवा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे यहाँ करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इवेंट में हिस्सा लिया। तो ये सक्सेसनेस है। और दूसरा पार्ट है कि 17, 18, 19, 20 4 दिन में कोई अव्यवस्था नहीं, क्योंकि हमने प्लानिंग इन डिटेल्स, प्लानिंग इन एडवांस, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी असुविधा ना हो और वर्ल्ड क्लास जो हम कहते, तो उसकी असर वही होगी कि आने वाले लोग कोई भी असुविधा का सामना न करने पड़ा, कोई मुसीबत झेलनी न पड़ी और आराम से गुजरात की हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव, ये भाव लेकर गए। तो ये हमारी सक्सेसनेस है। मिस्टर रूपानी, आपने ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात कही। कई जानकार ये याद करते हैं कि किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात समिट पहले एक लोकल इवेंट था, फिर नेशनल बना और फिर इंटरनेशनल हो गया। हमने देखा कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी थे इस बार। किस तरह से आप देखते हैं इस यात्रा को, इस पूरी जर्नी को? मैंने बताया ना कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज गुजरात की ओर सब देख रहे हैं। दूसरा कि सभी कंट्रियों ने कुछ न कुछ यहाँ काम करने की शुरुआत कर दी है। छोटी छोटी देश भी, स्वीडन, आज स्वीडन के लोग मुझे मिले थे तो 8 कंपनियों को लेकर आए थे और 8 गुजरात में काम कर रही है। दुनिया के सभी देश आज गुजरात में अपना कारोबार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं। तो ये हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है और गुजरात पूरी दुनिया की चिंता कर रहा है, क्योंकि सबके लिए विन विन सिचुएशन है। उनको भी लाभ है, हमको भी लाभ है। तो ये इसके लिए ये ग्लोबल बन गया है। 2013 से लेकर साल 2015 तक में तकरीबन 76,000 एमओयू साइन हुए हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट में। लेकिन फोकस ये रहा है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो इस एमओयू का। इस बार भी कई सारे एमओयू साइन हुए हैं। किस तरह से गुजरात सरकार इंश्योर करेगी कि ये जो एमओयू साइन हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी से जल्दी हो? सिस्टम हमने एस्टैब्लिश की है कि एमओयू का बार बार रिव्यू करना, मेरे यहाँ भी
मीटिंग रहती है, मैं खुद उस मीटिंग देखता हूँ हर 15 दिन। प्रगति गुजरात, जिसमें जिन्होंने 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने किया है, कर रहे हैं, पाइपलाइन में है, एमओयू है, तो उन सभी का जितने प्रॉब्लम्स है, तो हाई पावर कमेटी जिसमें सीनियर मिनिस्टर्स भी है, पॉलिसी मेकर भी है, इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे डिपार्टमेंट, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, एनर्जी डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, सब लोग हम साथ में बैठकर उनको सुनते हैं, उनकी समस्या को टाइम बाउंड हम ख़त्म करते हैं। तो इसलिए ये सरलता से एक सिस्टम बन गई है और वी आर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, 100% ब्लैक एंड वाइट है, ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पॉलिसी के मुताबिक सबको मिल रहा है। तो किसी को कोई अलग सिफारिश, कोई प्रकार की घूस, कोई भ्रष्टाचार कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्फत और वन सिंगल विंडो सिस्टम के मार्फत यहाँ सबका काम हो रहा है। देश के बाकी 6 राज्यों ने भी पार्टिसिपेट किया इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में। अपने वैलिडिटरी संबोधन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस कंपेटिटिव फेडरलिज्म की तारीफ की। आप किस तरह से देखते हैं इस कंपेटिटिव फेडरलिज्म को? मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि आफ्टर ऑल देश को तरक्की करनी है, भारत को आगे बढ़ना है और भारत आगे बढ़ेगा तो हम सभी स्टेट उसमें से उसके साथ आगे बढ़ेंगे और हम सभी स्टेट आगे बढ़ेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। ये वैसा है। तो नेचुरल कोर्स में ये जो नरेंद्र भाई ने ये विचार रखा, नरेंद्र भाई ने ये योजना बनाई, वाइब्रेंट गुजरात जैसी इवेंट बनाई और इसके आधार पर विकास होता है, ये अब सब लोगों ने स्वीकार लिया है। और हमारे गुजरात के तरीकों को आगे लेते हुए बाकी स्टेट भी उसके पीछे पीछे कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। अगर कोई भी स्टेट हमारे से भी आगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ आ जाए तो हमें खुशी है। वो स्टेट भी अच्छा काम करे तो देश आगे बढ़ रहा है, ये स्पिरिट है। तो भारत पहले, फर्स्ट इंडिया, सेकंड अवर प्रोविजंस। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी इवेंट में इतने बड़े स्केल पर अफ्रीका डे मनाया गया हो, अफ्रीका डे सेलिब्रेट किया गया हो। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात और अफ्रीका के बीच में पिछले 4 सालों में जो ट्रेड है वो दुगना हो गया है। कितनी मजबूती देगा इस तरह का इवेंट भारत और अफ्रीका के संबंधों को? देखिए, महात्मा गांधी से भी पहले, यानी कि बहुत सालों के पहले, गुजरातीज के ब्लड में ये व्यापार है, व्यापारी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर है। तो नेचुरल कोर्स में उस वक्त भी कुछ सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग, गुजरात के बहुत सारे लोग अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गए, एस्टैब्लिश हुए, आज भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंडिविजुअल्स वहाँ कारोबार कर रहे हैं। तो अफ्रीका से साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता इसलिए भी है कि हिंद महासागर और अफ्रीका दोनों कोस्ट लाइन, दोनों कॉन्टिनेंट है या दोनों नेशंस है। तो स्वाभाविक ये एक नेचुरल कोर्स में भी है। तो अफ्रीका, इंडिया दोनों की आबादी, ये एक बड़ा मार्केट पूरी दुनिया के लिए है। तो हम लोग साथ में मिलकर क्यों आगे ना बढ़े? तो हमने अफ्रीका डे, और इसमें से मुझे बहुत खुशी है कि 54 में से 50 देश ने रिप्रेजेंट किया, हिस्सा लिया, वहाँ से डेलीगेशन आया और पूरे दिन उनका सेमिनार चला अलग अलग। और हम चाहते हैं कि हम वहाँ इन्वेस्ट करें और हमारी कंपनियाँ वहाँ कारोबार करें, मुनाफा भी करें और अपनी कंपनी की तरक्की भी करें। तो बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, 1-to-1 मीटिंग भी हुई है, B2B हुई है, B2G हुई है। और अफ्रीकन कंट्री के साथ उन लोगों की जो डिमांड थी, वहाँ क्या क्या पोटेंशियलिटी है, उसको देखते हुए भी यहाँ के कारोबार करने वाले को भी उनके साथ बिठाया था। और मुझे लगता है कि इस अफ्रीका डे के कारण गुजरात की बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ अपना ज़्यादा कारोबार करेगी। मिस्टर रूपानी, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं एमएसएमईज के लिए। आपने भी एक बड़ा एमएसएमई कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया वाइब्रेंट गुजरात समिट में। आखिर और क्या कदम उठा रही है गुजरात सरकार एमएसएमईज को सशक्त करने के लिए? देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने
एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा पैकेज डिक्लेयर किया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी एमएसएमई के लिए पॉलिसी बनाई है। हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी के लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं, मार्केट के लिए भी हम लोग साथ में बैठकर उनको मदद कर रहे हैं। तो नेचुरल कोर्स में एमएसएमई ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं और लघु उद्योग के कारण देश में जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर लोग बने। कोई एक व्यक्ति अपना छोटा कारोबार करे और उसमें 25 लोगों को नौकरियां दे, तो ये बहुत बड़ी देश की सेवा है। और गुजरात में एमएसएमई करीबन 35 लाख से ज़्यादा यूनिट्स यहाँ काम कर रहे हैं और इस बार भी एमएसएमई का भी ज़्यादा एमओयूज हुआ है, तो उससे लाभ होगा। मिस्टर रूपानी, आपकी सरकार लगातार स्प्रिंट 2022 की बात करती है। आखिर क्या है स्प्रिंट 2022? 2022 में गुजरात कैसा होगा, ये अभी से हम लोग कर रहे हैं। 2022 में 75 साल भारत की इंडिपेंडेंस आज़ादी का होने वाला है और प्रधानमंत्री की कल्पना है कि नया भारत बनाना है हमें। तो उस दिशा में गुजरात नया गुजरात, और गुजरात में भी 2022 में गुजरात प्रत्येक सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़े उसका प्लान, उसकी स्प्रिंट, और उसके लिए हमने रोड मैप पूरा बनाया है और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, सब में 10 दिशाओं में गुजरात 2022 में श्रेष्ठ बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप्स पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज़्यादा ध्यान है। कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं स्टार्टअप्स के लिए। आपने भी एक बड़ा टेक्निकल सेशन रखा स्टार्टअप्स के लिए। गुजरात में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, आने वाले दिन में पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो स्टार्टअप की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाना, डेवलप करना आज तक अगली सरकारों में ने ध्यान नहीं रखा है। नरेंद्र भाई ने स्टार्टअप इंडिया एक अलग विभाग भी बनाया है और उस पर जोर दिया है। गुजरात में हमने आई क्रिएट इजराइल के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इजराइल कर रहा है, तो इजराइल के साथ हमने एमओयू करते हुए एक संस्था आई क्रिएट आज काम में उसका काम शुरू हो गया है। हमारा टारगेट है कि 2000 स्टार्टअप 2022 तक हर साल यहाँ 2000 स्टार्टअप बने और हमारे जो युवाओं में उनके पास जो विचार है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने पॉलिसी भी बनाई है, स्टार्टअप के लिए पॉलिसी, और करीबन एक स्टार्टअप के पीछे हम 2 करोड़ 5 करोड़ उनको पैसा भी दे रहे हैं और अपना स्टार्टअप कैसे सक्सेस हो, उसको कैसे मार्केट मिले, इस दिशा में आई क्रिएट और हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे इंडस्ट्रीज विभाग, सब लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो टॉप 50 देश हैं उनमें जल्द ही शुमार हो जाए। गुजरात की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे है। पहला जो 5 स्टेट है, 3 स्टेट पकड़ो, उसमें भी गुजरात है और पॉइंट की मारामारी है उसमें, लेकिन हमने बहुत सरलीकरण किया है। जैसे अभी हमने डिसीजन लिया कि सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस वो जिंदगी में एक बार ही लेना है, हर साल उसको आपको रिन्यूअल नहीं करना है। हमने पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू परमिशन ऑनलाइन कर दिए, तो धक्का धुक्की भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है और जो 6 महीने तक नहीं मिलती थी परमिशन वो उनको 16 दिन में मिल रही है। तो ये सब हम अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को जितनी परमिशन है वो तुरंत ही मिल जाए और उसमें समय भी बचे, धक्का धुक्की ना हो, भ्रष्टाचार भी ना हो, करप्शन भी ना हो और स्मूथली सब अपना काम कर सके। इस बार का वाइब्रेंट गुजरात समिट इसलिए भी अलग था क्योंकि फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं था, ट्रेड पर भी था, एक्सपोर्ट पर भी था। कितना बढ़ावा मिलेगा एक्सपोर्ट्स को गुजरात से? पूरा भारत के एक्सपोर्ट में गुजरात 20% है, तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी पॉलिसी क्लियर है और इसको और बढ़ावा देने के लिए हमने इस बार इस इवेंट में एक्सपोर्ट को जोर दिया है और एक्सपोर्ट करने वाले के लिए भी अलग अलग हमने सेमिनार रखे,
कंपनियों की, अलग अलग कंपनियों की कहाँ पोटेंशियलिटी है, किस तरीके से एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, ये सब बातें इस सेमिनार में हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात से एक्सपोर्ट अभी भी आने वाले दिन में और बढ़ेगा। कई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आपको दिए गए हैं दूसरे देशों की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, उसका कितना इम्पैक्ट आप जॉब क्रिएशन पर देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब उसका लिमिटेशन है। कोई भी राज्य हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ जो युवा शक्ति पड़ी हुई है वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, तो उनको और एक्टिविटी करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हमने ये वाइब्रेंट गुजरात उसमें सम्मिलित किया है। जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, उस पर वाइब्रेंट के कारण ये सारा नया इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ उनको लोग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, काम करने के लिए लोगों चाहिए, स्किल चाहिए, तो ये सब गुजरात के युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आया तो इसके आसपास बहुत सारे एंसिलरी खड़ी हो जाती है, तो उसमें भी सभी लोगों को जॉब मिलता है। और मैंने बताया एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है। हमें पूरा विश्वास है कि जॉब क्रिएशन में गुजरात सबसे आगे रहेगा। तो नया भारत का शुरुआत हो गया है और प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि 2022 तक हम नया भारत का निर्माण करेंगे, कि जो भारत, ऐसा भारत हो जहाँ गरीबी ना हो, ऐसा भारत हो जहाँ बेकारी ना हो, ऐसा भारत हो जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जो नए भारत की जो परिकल्पना है, जो सपना है, वो हम सभी को मिलकर साकार करना होगा। आपको बधाई 9th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए और धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।